करण ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने कुछ घंटे पहले ही नियमित अभ्यास समाप्त किया था। तब से वह अपनी एफिनिटी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी एफिनिटी के साथ एक और सफलता हासिल करने के करीब था। करण खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया। इसे खोलने के बाद करण ने अपने सामने सौरभ को देखा। हाल में बहुत अंधेरा था। करण ने आंतरिक घड़ी से उसकी ओर बताया कि सुबह होने के से लगभग 2 घंटे पहले। मेरे पीछे आओ, सौरभ ने गंभीर स्वर में कहा। फिर सौरभ सीढ़ियों की ओर चला गया। करण ने पीछा किया। सीढ़ियों पर पहुंचने के बाद सौरभ एक खाली दीवार पर चले गए और उस पर अपना प्रतीक चिन्ह रख दिया। दीवार पर एक जटिल पेंट दिखाई दिया और एक सेकंड बाद दीवार अलग हो गई। अब करण के सामने सीढ़ियों का एक सेट था जो नीचे की ओर जा रहा था। जाहिर है वॉरियर अकेडमी की मुख्य इमारत में एक तहखाना भी था। करण ने सौरभ का पीछा किया। दीवार उसके पीछे बंद हो गई। उसी समय दीवार पर लगे कई क्रिस्टल चमकने लगे। करण को उससे प्रकाशमान आता हुआ महसूस हुआ। दूसरे दरवाजों के सामने पहुंचने से पहले वे दोनों लगभग 1 मिनट तक चुपचाप सीढ़ियों से नीचे चलते रहे। सौरभ ने कहा, यह वह जगह है जहाँ अकेडमी अपना सबसे मूल्यवान सामान रखती है। आपको इस स्थान को गुप्त रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। करण ने केवल सिर हिलाया। सौरभ ने दरवाजा खोला और वे दोनों अंदर दाखिल हुए। अब करण के सामने एक मंद रोशनी वाला दरवाजा था जिसके किनारे कई पुराने लकड़ी के दरवाजे थे। जैसे ही वह करण ने दलान में प्रवेश किया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मौलिक मन की लहर में डूब गया हो। मौलिक मन का अधिकांश भाग अंधकार मन था। मुझे पहले से ही संदेह था कि अकेडमी डार्कनेस धातु भी बेचती है, करण ने सोचा। हैरान सौरभ ने पूछा। क्या? करण ने पूछा। सौरभ ने कहा, मुझे आपकी अनोखी आत्मीयता के बारे में पता है कि आप आश्चर्यचकित हैं कि आप इतना अंधकार मन महसूस कर सकते हैं। जब करण ने यह सुना तो कि सौरभ को उसकी आत्मीयता के बारे में पता है तो वह थोड़ा घबरा गया। सौरभ करण के सबसे बड़े पसंद नहीं थे और वह यह जानते थे कि जब सौरभ ने करण की प्रतिक्रिया देखी तो उन्होंने आह भरी। सौरभ ने कहा, आप अभी भी बहुत अविश्वसनीय है, संशयवादी है। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई हर किसी के प्रति बहुत अविश्वसनीय है, भावना अधिक है कि उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। धोखेबाज लोगों को मानते हैं कि उनके आसपास के सभी लोग धोखेबाज हैं क्योंकि वे भी यही सोचते। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। यदि आप एक अच्छे इंसान होते, आप विश्वास के पक्ष में गलती क्यों करेंगे? करण ने बेहोशी को उठते हुए पूछा। यदि सौरभ किसी भी पर अविश्वास करने के बजाय उस पर विश्वास करने में अधिक इच्छुक होते तो क्या वह खुद को सभी प्रकार के धोखे के खिलाफ खुला नहीं रखते, इस आत्मविश्वास करते हैं? करण सौरभ से कहा, तो क्या हुआ अगर कोई मुझे झूठ बोलता है या मुझसे धोखा देता है? मुझे खुद पर इतना भरोसा है कि मैं जानता हूँ कि मैं सभी परिणामों से निपट सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी और मेरी विचारधारा एक जैसी नहीं है। करण ने सौरभ से कहा, तो मैं आपको ऐसे शब्दों में समझाना चाहता हूँ जो आपकी मानसिकता से मेल खाते हो। करण ने केवल सौरभ की ओर देखा। सौरभ ने कहा, आप मेरे शिक्षक और राम को धोखा देने के लायक नहीं। अब कम घबराहट है। एक और हमले से करण की भावनाएं थोड़ी भड़क उठी थी, लेकिन दूसरी ओर सौरभ के शब्दों ने वास्तव में करण के घबराहट को कम कर दिया था। ठीक है, उसके लिए कुछ करना इसके लायक भी नहीं था। एक बात ध्यान में रखे, करण ने सौरभ से कहा, अगर हम सत्ता का पीछा करते रहे होते तो हमने स्कूल नहीं खोला होता। हम? करण ने भुवन चढ़ाकर पूछा। हाँ, हम, सौरभ ने उत्तर दिया। जब ये दालान से नीचे चले गए। वॉरियर अकेडमी मुश्किल 30 साल पुरानी है। मैं पहले से ही एक कमांडर स्टेज योद्धा था और दिन पहले से ही वर्षों से मेरे शिक्षक थे। करण को आश्चर्य हुआ जब उसने सुना कि सौरभ कितने समय से कमांडर स्टेज योद्धा थे। पिछले वर्ष में करण को विस्तारित दीर्घायु और लाई गई शक्ति में वृद्धि के बारे में पता चला था। सोलर स्टेज के योद्धा बहुत सर्वस्व प्राणियों के रूप में लंबे समय तक जीवित रहे। जनरल स्टेज योद्धा लगभग 150 वर्ष तक जीवित रहे और कमांडर स्टेज योद्धा लगभग 250 वर्ष तक जीवित रहे। सच्चे पथ चलन के लिए वह एक अज्ञात था। दिन पहला टूफा स्टेज योद्धा था। प्रत्येक क्षेत्र में जादूगर आमतौर पर कुछ दशकों तक जीवित रहते हैं, लेकिन ऐसा उनके जीवन को बढ़ाने के कई तरीके के कारण था। ये तरीके योद्धा पर लागू नहीं होते। यह योद्धाओं को जादूगर के नींव के बीच एक अतिरिक्त स्तर था, लेकिन करण को नहीं पता था कि सौरभ इतने लंबे समय तक दिन के छात्र रहे थे। कुछ देर चलने के बाद सौरभ ने
किनारे पर एक पुराना दरवाजा खोला और प्रवेश किया। जब करण ने कमरा देखा तो उस पर एक ठंडी भावना हावी हो गई। कमरे में बहुत कुछ नहीं था, यह केवल एक बड़ी कोशिका थी। एकमात्र फर्नीचर कमरे के बीच में ठंडी धातु से बनी एक मेज थी, पर खून के सूखे धब्बे थे। इसने करण को एक ऑपरेटिंग टेबल की याद दिला दी थी। कोने में करण ने एक छोटा पपड़ीदार पिंड देखा। वह पूरी चीज नहीं देख सका क्योंकि उसकी पीठ उसकी ओर थी। वह जो देख सका वह यह था कि वह चीज लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ी थी। उसकी स्लेट बिल्कुल काली थी। जैसे ही करण ने उसे देखा उसे कुछ परिचित सा लगा। अभी आधे दिन पहले करण को भी ऐसा ही एहसास हुआ था। यह वह एहसास था जो करण ने आइस विवरण को देखने से ठीक पहले महसूस किया था। करण को कोने की चीज खतरनाक लगी, लेकिन उसे यह भी लगा जैसे वह परिचित, भले ही उसने वह चीज पहले कभी नहीं देखी थी। जब करण ने उस चीज को देखा तो वह चीज अचानक हिलने लगी और उसने अपना सिर करण की ओर कर लिया। यह अभी भी जीवित था। अब करण उसका चेहरा देख सका। चेहरा कोई चेहरा नहीं था। इसका सिर तो बस एक कीड़े का सिर था जिसके बहुत सारे दांत थे। लेकिन करण को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके गले के पीछे एक काली आग थी। भले ही वह उसे नहीं देख सका, एक पल के लिए करण को लगा जैसे वह चीज कमरे में अकेले दो ही चीज थी। बगल में सौरभ की भौहें सिकुड़ गई, फिर धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी अपने अगले पैर मानव भुजाओं के समान दिखते थे और उनमें से कुछ ऐसा भी था जिसे कोई हाथ कह सकता था, लेकिन उंगलियों के पंजे बहुत लंबे थे, लगभग उसकी भुजाओं की लंबाई के बारे में। वह चीजें धीरे धीरे करण की ओर चलने लगी। करण ने अपना हाथ उस चीज की ओर बढ़ाया। उसे इसे छूने की इच्छा हुई। अचानक वह चीज बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, जैसी उस चीज ने अपनी चेतना खो दी हो। करण का दिमाग वर्तमान में लौट आया और उसकी पीठ पर एक ठंडी सिरन दौड़ गई। वह क्या था? वह लगभग ऐसा है जैसे मैं ऑटो पायलट पर था। करण ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, आकर्षण। करण ने परिचित आवाज सुनी और आश्चर्य से बगल की ओर देखा। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि यहाँ और भी लोग हैं। उसका सारा ध्यान इस बात पर था। करण सहित कमरे में 6 लोग थे। करण सौरभ और डिन को दोनों अन्य लोगों के साथ खड़े देख सकता था। जिस व्यक्ति ने अभी अभी बात की थी वह डिन के पास था। उसके लंबे हरे बाल थे और वह पवन मन उसके चारों ओर ऐसे घूमता था जैसे वह कोई भव्य हो। यह राम था और राम के बगल में किसने सोचा होगा कि मैं तुम्हें हमारे नियमित पाठों के बारे में देखूंगा। मोहन बोलते समय के केवल दयालु ढंग से मुस्कुराया। लेकिन एक और व्यक्ति था कमरे के कोने में। करण रोहित को भी देख सकता था। वह भौहें सिकोड़कर करण को और जमीन पर पड़ी चीज को देख रहा था। मुझे आप दोनों के यहाँ होने की उम्मीद नहीं। करण ने राम और मोहन को देखते हुए कहा। मोहन केवल विनम्रता से मुस्कुराया। भविष्य का ड्यूक और पिता मुझे इस तरह से चीजों में अधिक से शामिल करते हैं। राम मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए गर्व से मुस्कुराया। उसके लिए यह आसान नहीं था, लेकिन मेरे मन में पहले से ही कोई संदेह नहीं है कि जादूगर दायरे तक पहुंच जाएगा। वह शायद भविष्य में उससे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अपने पिता के शब्दों पर मोहन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। करण मोहन और उसके पिता के बीच एक निश्चित दूरी महसूस कर सकता था। वैसे भी करण राम से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि ओल्ड आइस ऑक्टोपस के मन सोर्स को छीनने और उससे छुपाने के बाद आपने खुद को काफी चतुर समझा होगा। करण को घबराहट और थोड़ा अपराध बोध का मिश्रण महसूस हुआ। आखिरकार उसने अनिवार्य रूप से राम से कुछ छुपाया था। लेकिन यह ठीक है, राम ने कहा। ईमानदारी से कहूँ तो अगर मैं आपकी जगह होता तो यही करता। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम क्या करते? करण ने पूछा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यकीन नहीं है, राम ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आप प्रदर्शन करने के लिए कहा होता और मैंने बहुत जल्दी नोटिस कर लिया होता कि आपकी एफिनिटी बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि मैं आपकी एफिनिटी के बारे में और अधिक जानने के लिए आपको अपने साथ ले गया होता। तुम्हारा मतलब है कि मेरे मरने तक मुझ पर प्रयोग करना? करण ने भाविक होकर पूछा। राम ने खराटा लिया। अब करण ने ऐसा कुछ मूर्खतापूर्ण होगा। मूर्खतापूर्ण? करण ने भौहें चढ़ाकर पूछा। स्पष्ट रूप से आपकी एफिनिटी में और भी बहुत कुछ था, जिसका अर्थ है कि अभी और भी बहुत कुछ खोजना जाना बाकी था। थोड़ी देर के बाद मैं आपको अन्य मन स्रोत वितरण कर दूंगा, यह देखने के लिए क्या होगा, और फिर मुझे इसमें प्रशंसा होगी कि यदि आप अधिक शक्तिशाली बन जाए तो आपकी आत्मीयता का क्या होगा। लेकिन आपका शरीर एक योद्धा का है, तो आप स्पष्ट रूप से एक जादूगर नहीं बन सकता। मतलब है कि आप किसी भी तरह से योद्धा की एकेडमी में पहुंच गए होंगे। जिनने आपकी विशेषताओं पर भी ध्यान दिया होगा। तो अंत में हम कभी भी यहीं रहेंगे।
राम ने समझा। करण निश्चित नहीं था कि उसे राम पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। एक ओर उसने जो कुछ भी कहा वह अलग प्रतिका प्रतीत हुआ, लेकिन दूसरी ओर वह सच्चे होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। मंच स्रोत के बारे में क्या? करण ने पूछा। यह ठीक है, राम ने कहा। आप इसे एक उपहार के रूप में देख सकते। लेकिन करण ने अपनी वॉइस खोल ली। मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपनी एफनी के बारे में वह सब कुछ बताएं जो आप जानते हैं। क्या आप कुछ मंत्रों को आजमाने में लगे हुए हैं? आपकी आत्मीयता के आधार पर मैं उनमें से कुछ बना सकता हूँ। मैं कुछ भी अग्रसर नहीं होंगे, लेकिन वे आपको आपकी आत्मीयता के बारे में अधिक जानकारी देगी। राम ने अपने बेटे के कंधे को फिर से थपथपाया। बेशक, जब आप मंत्र आजमाएंगे तो मोहन आपके साथ रहेगा। आप दोनों मंत्रों पर काम कर सकते हैं। मोहन मुझे परिणाम देगा। तो आपका क्या ख्याल है? राम ने पूछा। मंत्र आजमाना आजमा रहे हैं। कर्ण को निश्चित रूप से दिलचस्पी थी, लेकिन वह चिंता में महसूस कर रहा था। यह एक उच्च जादूगर था। कौन जानता था कि वह किसी प्रकार के मंत्र रच सकता है? क्या होगा अगर उसने कोई जादू किया जो कर्ण की चेतना को नष्ट कर दे और उसे एक नासमझ कठपुतली बना देगा? कर्ण ने खामोशी डिन की ओर देखा। डिन के लिए मेरा जीवन रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं अचानक मर जाऊं तो उसकी प्रतिक्रिया लोगों की नजरों में विफलता की तरह दिखेगी। राम रुचि रखते हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि वह अपनी जिज्ञासा के लिए दिन की कड़ी मेहनत को कूड़े में फेंक देगा। तो फिलहाल मुझे सुरक्षित रहना चाहिए। यदि राम ने कुछ प्रयास किया तो यह अगले कुछ वर्षों में नहीं होगा और मुझे मारने के लिए उसके पास किसी प्रकार का कारण हो। मैं उसकी जिज्ञासा का स्रोत हूँ और मुझे मारकर वह अनिवार्य रूप से अपने अंडे के लिए मुर्गी को मार रहा होगा। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि राम मुझे चोट क्यों पहुंचाना चाहेगा। प्रशंसा है, करण ने कहा। मैं भी अपनी एफिनिटी के बारे में पता नहीं है और मुझे और अधिक सीखना है। राम की मुस्कान चौड़ी हो गई। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं बाद में आपके लिए एक मंत्र तैयार करूंगा जिसे आप आजमा सकते हैं। यदि आप सभी भी मंत्रों के प्रभाव के बारे में महसूस है तो आप किसी भी जादूगर से उसके बारे में पूछ सकते हैं। केवल मंत्रों के बारे में जानने से ही मदद मिलेगी। कुछ भी उजागर मत करो। लेकिन मैं आपसे प्रकाश और अंधेरे के संबंध वाले मंत्रों के साथ थोड़ा अधिक सावधान रहने के लिए कहूंगा। कुछ जादूगरों को इस बात पर संदेह हो सकता है कि आपके ये मंत्र कैसे मिले। करण ने सिर हिलाया। धन्यवाद राम। मोहन ने कहा। ऐसा लगता है कि अब से हम कुछ हद तक साथ मिलकर काम करेंगे। करण ने कहा। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। अब तो राम ने एक दीवार की ओर चलने के बाद कहा। मेरा मानना है कि यह मुख्य कार्यक्रम का समय है। आप शुरू कर सकते हैं। मोहन और मैं यहाँ से देख रहे होंगे। जबकि राम और मोहन एक दीवार पर इंतजार कर रहे थे, सौरभ दरवाजे के पास इंतजार कर रहा था। रोज कमरे के कोने से चुपचाप सब कुछ देख रहा था। भले ही राम और मोहन ने हल्के फुल्के और शांत स्वर में बात की, लेकिन कमरे का पूरा माहौल करण को अलग लगा। तो 22 दिन गंभीर निगाहों से करण को देख रहे थे और उनमें से एक तो दरवाजा भी बंद कर रहा था। खून से सनी मेज और कोने में बेहोश चीते के साथ पूरे कमरे में अंधेरा और अलग महसूस हुआ। उसने इस प्रक्रिया से गुजरना स्वीकार कर लिया था, लेकिन किसी कारण से उसे लगा जैसे वह अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया है। कमरे में मौजूद 5 अन्य लोगों को में से केवल मोहन ही करण के सतर से थोड़ा ऊपर था। अगर अगला सबसे कमजोर व्यक्ति पहले से ही पिक कमांडर स्टेट पर था। उनमें से दो तो चौथे क्षेत्र में भी थे। यह महज एक अंधेरे कमरे में हुई कोई संभावना नहीं थी। यह आसपास के क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली लोग थे। दिन करण की ओर चला गया और भाव से उसकी ओर देखा। क्या आप मानसिक रूप से तैयार हैं? उसने पूछा। करण ने गहरी सांस ली। वह घबराया हुआ था। वह दर्द से निपट सकता था, लेकिन उसकी अस्तित्व मंजा बाहर निकल जाने और उसकी कमर टूटने की छवि अभी भी उसके पेट में हलचल पैदा कर रही थी। शक्ति के बारे में अब सोचो, करण ने मन ही मन कहा। सोचिए, आप कितने शक्तिशाली बन सकते हैं। यह प्रक्रिया जादूगरों की शक्ति तक पहुंचने की कुंजी होगी। तो क्या हुआ अगर यह दर्दनाक है? यह एक बार की बात है। आज मैं अकाल्पनिक दर्द से गुजरूंगा, लेकिन कल मैं उस दर्द के लिए खुश होऊंगा जो मेरे आज महसूस किया है। तो हाँ, मैं तैयार हूँ, करण ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। अच्छा, डिन ने उत्तर दिया। अपने मन का उपयोग करें। जब तक आपके पास मन है, आपका शरीर अपनी नियंत्रण चिकित्सा से मेरे लिए इसे कठिन बना देगा। करण ने सिर हिलाया। करण ने अपने बाएं हाथ को कमरे में के एक खाली जगह की ओर इशारा किया और फायर ब्लास्ट और आइस ब्लास्ट किया। मोहन ने आश्चर्यचकित भाव से करण के हमलों को देखा।
ये धमाके काफी शक्तिशाली थे। फिर करण ने अपने बाएं हाथ को ठीक करने के लिए अपने लगभग सभी मन को उपयोग किया। उसके बाद करण ने 2 और विस्फोट किए, जिससे उसका हाथ फिर से नष्ट हो गया। करण ने कहा, यह कुछ समय के लिए मेरे मन पर कब्जा कर लेना चाहिए। बगल से मोहन ने गहरी सांस ली। उसने करण का बायां हाथ देखा और वह लगभग कल्पना भी नहीं कर सका कि किसी का हाथ इस हद तक घायल होने के पर कैसा महसूस होगा। फिर भी करण ने ऐसा व्यवहार किया जैसे यह उसका हाथ नहीं था। जिन ने सिर हिलाया, मेज पर लेट जाओ। करण ने गहरी सांस ली और मेज पर लेट गया। फिर उसने अपनी वर्दी का ऊपरी हिस्सा नीचे खींच लिया और बर्फीली मेज पर लेट गया। मेज से करण ने दिन को कमरे में पड़ी चीज की ओर बढ़ते देखा। करण को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि वह चीज अचानक फिर से कैसे चेतना खो दी, लेकिन यह शायद राम का काम था। दिन ने वह चीज करण की बगल वाली मेज पर रख दी। मेज आसानी से काफी बड़ी थी। इससे बेहोश रखो, दिन ने कहा। कोई चिंता नहीं, राम ने बगल से उत्तर दिया। अब से करण दिन को और नहीं देख सकता था, क्योंकि वह मेज पर आधे मुंह लेटा हुआ था। मैं अब कट बनाऊंगा, क्या आप तैयार हैं? करण ने डिंकी से पूछा। आगे बढ़ो, करण ने कहा। इस बीच करण ने गहरी सांस ली और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। करण ने इसे नहीं देखा, लेकिन जिन ने एक चमकदार काला चाकू निकाला और जो ओबसिडी जैसी किसी चीज से बना हुआ था लग रहा था। फिर डिन ने ब्लेड को नोक करण की गर्दन पर रख दी। करण को ब्लेड की ठंडक महसूस हुई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। और फिर ब्लेड करण के शरीर में चला गया। कट धीमा और जानबूझकर किया गया था। ध्यान रखा गया कि हड्डी को चोट न पहुंचे। करण को अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर धीरे धीरे खुलने वाले कट का दर्द महसूस हुआ। सौभाग्य से वह ऐसी किसी चीज से निपट सकता था। यह उसके नष्ट हुए बाएं हाथ जितना बुरा भी नहीं था। बगल में मोहन दर्द से कराह रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि करण ऐसा कुछ कैसे ले सकता है। कुछ सेकंड के बाद दिन ने चाकू खींच लिया। अब करण की गर्दन से लेकर उसके पीछे तक एक कट लग गया था। दिन ने खुले घाव से अपना हाथ डाला और उसे किनारे की ओर खींच लिया। बहुत से लोग किसी इंसान की अनिवार्य रूप से चमड़ी उतारते हुए देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं था। त्वचा और मांसपेशियों से ने बहुत प्रतिरोध किया, लेकिन दिन की शक्ति प्रतिरोध करने की उनकी क्षमता से अधिक थी। करण ने अपने भींचे हुए दांतों से गहरी सांस ली। यह कटौती से कहीं ज्यादा खतरा था। उसका मांस उसकी हड्डियों से खींचा जा रहा था। सौरभ दिन ने कहा। करण ने कुछ कदम सुना और फिर से उसे अपनी पीठ से हल्की जलन महसूस हुई। दिन ने भावुक होकर कहा, सौरभ आपके मांस और त्वचा को पुनर्जीवित होने से रोकने के लिए अपने विडमन का उपयोग कर रहा था। जो कुछ भी दोबारा उगे उसे काट दिया जाएगा। दर्द कैसा है? दिन ने पूछा। सहने योग्य, करण ने उत्तर दिया, लेकिन उसकी आवाज तनावपूर्वक लग रही थी। यह अच्छा है, दिन ने कहा। पिछले छात्र जो इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए सहमत हुए थे, उन्होंने अभी तक आपसे कहीं अधिक खराब प्रदर्शन किया है। अगले 2 चरण सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दर्दनाक होंगे। आगे बढ़ो। करण ने इसे नहीं देखा। फिर डिन ने अपना भाला करण की गर्दन के सबसे ऊंचे हिस्से पर रख दिया। डिन ने कहा, यह त्वरित लेकिन बहुत दर्दनाक होगा। करण ने गहरी सांस ली और अपने दांत पीस लिए। फिर उसने सिर हिलाया और फिर डिन का भाला एक ड्रिल की तरह घूमने लगा। करण एक सेकंड में भाले ने करण की गर्दन में एक छेद कर दिया था और इसने करण के शरीर से उसके मस्तिष्क तक जाने वाली सभी नसों को पूरी तरह से काट दिया था। ठीक उसी क्षण ऐसा लगा जैसे करण के पूरे शरीर की हर एक नस काट दी गई हो। उसके शरीर की सभी नसों में दर्द के सबसे दर्दनाक संकेत भेजे जो वे भेज सकते थे। जैसी ही उसकी अस्थि घूमी, उस करण ने सांस लेना बंद कर दिया। क्या ये भी दर्द था? यह बहुत अपरिचित सा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अब दर्द ही नहीं रहा। यह विनाश की अनुभूति थी। करण को अपने पूरे शरीर से आने वाले दर्द के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। भले ही उसकी सभी नसें काट दी गई थी। करण के पति सीधे मरने की थी। यदि किसी की गर्दन टूट जाती है तो अक्सर उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। मस्तिष्क हर चीज के अत्यधिक बोझित हो गया और बंद हो गया। करण ने अपने दांत भींच लिए और उन्हें तब तक पीस डाला जब तक कि वह अपनी जीभ से उनके टुकड़ों को महसूस नहीं कर सका। करण की आंखें तनावग्रस्त होकर खुली हुई थी। इससे भी बदतर, करण अब सांस नहीं ले सक रहा था। आसपास के बिना इस 10 मिनट से अधिक जीवित रह सकते हैं। घबराओ मत, दिन ने समान रूप से कहा।
तब तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। करण ने बहुमुश्किल ही डिन की आवाज़ सुनी। डिन ने कहा, आप अभी भी जाग रहे हैं, यह अच्छा है। इससे पहले कोई भी इतनी दूर तक आने में कामयाब नहीं हुआ। आपको महसूस नहीं होगा कि ये मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आपकी नस कट गई है, आपको बस इतना करना होगा और जीवित रहना होगा। करण को दिन की आवाज़ सुनने से कठिनाई हो रही थी, लेकिन वह अंतिम भाग समझ गया था। मुझे बस इंतजार करना होगा और जीवित रहना होगा। रुको और जीवित रहो, रुको और जीवित रहो। हर एक सेकंड जो बीतता है वह एक सेकंड कम हो जाता है। मुझे इंतजार करना है। मैं बस अपने बारे में सोचता हूँ कि हर सेकंड एक और सेकंड है जो बीत जाता है। 10 मिनट केवल 600 सेकंड है। हर 6 सेकंड पहले से ही मेरे द्वारा किए गए समय का 1% है। करण ने खुद को जीवित और प्रेरित कर रखने के लिए हर कोशिश की। उसने केवल इंतजार करना पड़ा, केवल प्रतीक्षा करें। जैसे ही करण ने खुद को जीवित रखने की कोशिश की, सबसे घृणित आवाज़ सुनी जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। यह चिपचिपा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई टूथपेस्ट निचोड़ने के ट्यूब पर अपना काम लगा रहा था। स्पर्श के बिना ध्वनि घृणित नहीं थी, लेकिन सदमे श्रम के साथ करण उछलना चाहता था, लेकिन वह अभी उछल भी नहीं सकता था। यह उसके शरीर से चिपचिपी अस्थि मज्जा के निचोड़ने की आवाज़ थी। करण ने ध्वनि के कंपन को अपने पूरे शरीर में महसूस किया और उसकी दृष्टि को और भी अधिक घूम गई। आवाज़ दर्द से भी बदतर थी। ध्वनि बंद होने के बाद दिन ने का अस्थि मंजा निकाल दिया गया है। जैसे ही दिन ने उसे उठाया, करण ने मेज पर रखी चीज को अपनी दृष्टि के दायरे से घायल होते देखा। कर्ण ने कई चिमराहटों और चटकने की आवाजें सुनी। 10 सेकंड बाद आवाजें बंद हो गई। कर्ण, अपने बाएं हाथ पर ध्यान केंद्रित करो। आपका शरीर बहुत तेजी से ठीक हो रहा है और मेरे लिए इसे बनाए रखना मुश्किल है, सौरभ ने सख्त स्वर में कहा। कर्ण ने अपनी एकाग्रता खो दी थी। उसका मन उसकी पीठ की ओर बढ़ रहा था। कर्ण ने अपने दांत पीसना जारी रखा, अपना दिमाग पर अपनी बाएं बांह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दबाव डाला। अच्छा, इसे ऐसे ही रखो, सौरभ ने कहा। थप्पड़। जागो, करण ने राम को दबी आवाज में चिल्लाते हुए सुना। मोहन ने अपनी चेतना खो दी थी। राम ने उसे थप्पड़ मारकर जगाया था। आपको ऐसी चीजों की आदत डालनी होगी, राम ने फटफटाहट लगाई। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। करण का सिर राम और मोहन से दूर दिख रहा था। यही कारण था कि उसने नहीं देखा। थोड़े क्षण के बाद वो महसूस हुआ कि उसके शरीर में कंपन हो रहा है और कर्कश ध्वनि वापस लौट आई। कर्ण को पहले से ज्यादा या कम दर्द महसूस नहीं हुआ। मेरो को बदल दिया गया, दिन ने उदासीन से कहा। आंसू की हड्डियां गला है, दरार दरार। कर्ण को अपने पूरे शरीर में एक के बाद एक शक्तिशाली कंपन महसूस हुआ। फिर कर्ण ने हड्डी के टुकड़ों को फर्श पर फेंके जाने की आवाज सुनी। इस समय दिन कर्ण के प्रत्येक कोशिका के कारण ऊपरी हिस्से को काट रहा था। कई कर्कश आवाज़ों के बाद दिन ने चीजों की कोशिका के कुछ हिस्सों को कर्ण की कोशिका के ऊपर रख दिया। फिर दिन ने लाइट मन से भरा एक क्रिस्टल निकाला और उसे फ्यूज करने के लिए इन हिस्सों पर रख दिया। यह सबसे लंबा भाग था और इसमें 3 मिनट से अधिक समय लगा। काम पूरा होने के बाद दिन ने देखा कि कर्ण की रीढ़ कैसे काम कर रही थी। चीज से हड्डी के छोटे टुकड़े धीरे धीरे आकार बदल रहे थे और कर्ण के शरीर के अनुकूल हो रहे थे। जब ऐसा हो रहा था, कर्ण की हड्डियों का रंग बदलना शुरू हो गया। उसी चीज की हड्डी काली थी और कर्ण की रीढ़ भी अब काली पड़ रही थी। जब दिन ने देखा कि कर्ण की रीढ़ कैसे काम करती है, तो उसने निर्मम से उच्च तक सब कुछ बंद करने के लिए लाइट मन से भरे क्रिस्टल का उपयोग किया। 1 मिनट बाद कर्ण की पूरी पीठ ऐसी लग रही थी जैसे किसी कुछ भी नहीं हुआ था, सिवाय उसके गर्दन से भाले के निकलने के। दिन ने कर्ण को ठीक करने के लिए उसकी बाईं बांह पर क्रिस्टल भी लगाया। अंत में उसने इसे कर्ण के शरीर पर तब तक लगाया जब तक वह जीवन ऊर्जा से भर नहीं गया। अब से जो कुछ भी होता है वह केवल दिन ने अपना भाला पकड़ते हुए कहा। ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, दिन ने कहा। मैंने वह सब किया है जो मैं कर सकता था, बाकी सब आप पर निर्भर करता है, करण। और फिर उसने अपना भाला निकाला। करण की त्वचा और मांस बंद हो गया। फिर उसके पेट के छेद की मरम्मत की गई और आखिरकार करण का दिमाग उसके नए शरीर के संपर्क में आया और नरक आ गया।